हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इस सीरीज़ का 10th पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था अबाउट द बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, ये सेल हमने देखे थे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बच जाता है, दैट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में हमने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है। इस बार हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो कोरोजन क्या है आप लोग जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट इज कॉल्ड कोरोजन, राइट। तो होता क्या है बेसिकली कि कोरोजन के प्रोसेस में जो मेटल है उसका रिएक्शन होता है विद डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर हो, और उसकी वजह से मेटल का लॉस होता है, राइट। मेटल का लॉस होता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और अगर ये आयरन के केस में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। बहुत आसान। तो रस्टिंग का मतलब है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, राइट। तो रस्टिंग वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, रस्ट बन रहा है। तो रस्ट है क्या बेसिकली, इट इज Fe2O3 X H2O का मतलब है जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड में, दे में वेरी, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो कोई फिक्स नंबर नहीं है। बट ये बात तो पक्की है कि जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, तो उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल इसमें है, आयरन आपको दिख रहा है Fe3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और ये एक ऑक्साइड है। अब हम ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी का मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें बनता है। तो देखिए वो किस टाइप से रिएक्शन करता है। तो रस्टिंग के प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ मेटल, राइट। जो मेटल के सरफेस है उसमें कुछ क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होते हैं एकदम। अगर आप बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से या बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो मेटल के सरफेस में आपको बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। तो ये मेटल का सरफेस है, इस केस में आयरन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता नहीं है, राइट। सो द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आयरन, कई बार जो आयरन में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो भी, दे बिहेव लाइक स्मॉल इलेक्ट्रिकल सेल, या आप समझ सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इनको हम कहते हैं कोरोजन कपल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो है क्या बेसिकली, जो वाटर है या मॉइस्चर है उसमें क्या है, उसमें है ऑक्सीजन डिजॉल्व है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब आप देखिए तो है क्या, आपके पास मेटल का सरफेस है नॉन यूनिफॉर्म, और उसके पास क्या है, एयर उसके सराउंडिंग में, और उस एयर में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है। एयर में तो ये चीज़ें होती ही होती हैं। अब आप देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर विद डिजॉल्व CO2 कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कवरिंग द मेटल सरफेस एट वेरियस प्लेसेस। तो एक छोटा सा पोर्शन हम देख रहे हैं मेटल सरफेस का। तो उस मेटल सरफेस के एक छोटे से पोर्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह काम करता है। तो ऐसे कई सारे साइट्स आपको मिल जाएंगी मेटल सरफेस में, तो हम एक की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एनोड। तो एनोड की तरह कौन कौन काम कर रहा है, जो आयरन सरफेस है वो एनोड की तरह ही काम कर रहा है। तो एनोड पे क्या होता है, जो आयरन है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव। तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ +2, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। तो ये एनोड पर है। अब देखिए कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड पर जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द एनोड और वो रिड्यूस होकर H देते हैं, ठीक है। अब ये
H पॉजिटिव आया कहाँ से, ये आपको समझना है। फिलहाल तो इतना तो बहुत आसान है कि एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो आयरन है ये है एनोडिक साइड, राइट, जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये आप देखिए ये एनोडिक साइट है। और इस एनोडिक साइट में यहाँ जो आयरन सरफेस है ये पूरा का पूरा एनोड की तरह काम कर रहा है। और यहाँ क्योंकि आयरन किस में चेंज हो जाएगा, Fe विल चेंज इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटल में से ही क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे दूसरे साइड में, ठीक है। वो साइड बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर हो। अब ये जो आयरन आयन बने ये किस में जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। तो एनोड पर ये रिएक्शन हुआ, कैथोड पर H बना। अब ये H पॉजिटिव आया कहाँ से, ये दो जगह से आ सकता है दोस्तों। कहाँ से, फ्रॉम द डिसोशिएशन ऑफ वाटर। तो आपको पता है वाटर जब डिसोशिएट होगा देन इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एक बात। दूसरी बात और कहाँ से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व है, और आपको पता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। तो देखिए H पॉजिटिव आपको यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि जो H बना ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से और वाटर बनाता है, ठीक है। तो क्या है 4H प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। तो ये O2 कहाँ से आया, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। H कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एट कैथोड, और ये रिएक्शन करके बना रहे हैं 2H2O। तो ये थी रिएक्शन नंबर 2 जो कैथोड पर के लिए हमने लिखी थी, और ये है रिएक्शन नंबर 3। तो ये आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये आपको दिख रहा है प्राइमरी चेंज और ये हो गया सेकेंडरी चेंज। तो कुल मिला के जो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे कैथोड पर ये होगा 2, और रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 को इस तरीके से लिखना है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो डिसअपियर हो जाए। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है दोस्तों, ये इक्वेशन है आपके पास एट कैथोड। ये रिएक्शन किस पर है, कैथोड पर है। तो कुल मिला के हमारे पास दो रिएक्शन आ गई। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है वो ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे आयरन का तो आपको पता है ये होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में आप देखोगे तो ये है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन बेसिकली ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो आप इस रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करके लिखोगे, तो कई बार हमने यूज़ भी किया है रिवर्स करके इस रिएक्शन को, तो वो है वाटर का आपने देखा था ऑक्सीडेशन। अब यहाँ अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो ये है ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो यहाँ देखिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ है -2, तो ये ऑक्सीजन का रिडक्शन है कुल मिला के। और इसके लिए हम पहले भी जानते हैं वाटर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है हमने मेजर रिडक्शन पोटेंशियल ही करना है। तो यहाँ कितना है 1.23 वोल्ट। तो ये वाला हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, ये वाला हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसलाइज करना पड़ेंगे। सो इन इक्वेशन नंबर 4 देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन एंड इन इक्वेशन नंबर 1 देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरीके से हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। और इसके लिए आप देखिए E0 की वैल्यू ये है। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। E0 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और अपने से हो जाएगी, ठीक होगा। कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि ये क्या बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनको हम कोरोजन कपल कहते हैं वो काम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में आपको आयरन पॉजिटिव मिल रहा है। तो कुल मिला के ये जो कोरोजन का प्रोसेस है इसमें आयरन का क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो आयरन का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन गया है आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक होगा। तो आयरन से ये बन गया है फेरस, ये फेरस बन गया है। अब आप देखिए
अब क्या होता है, जो फेरस आयंस हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड फर्दर बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। तो फेरस आयन तो बने, Fe2 पॉजिटिव को हम फेरस आयन कहते हैं, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपको पता है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन और वाटर Fe2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके देते हैं Fe2O3। तो यहाँ अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये है +3। तो फर्दर क्या हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बन गया फेरिक ऑक्साइड +8S पॉजिटिव बने, और ये Fe2O3 क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके देता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, और यही क्या है दोस्तों, रस्ट है, ठीक हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। और आपको पता है जो सॉल्टी वाटर है, जो समंदर का पानी है, उसमें कोरोजन काफ़ी तेज होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी और उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जो सॉल्ट कंटेंट है इन द सॉल्टी वाटर वो इस प्रोसेस को बढ़ा देता है, इसलिए जो सॉल्टी वाटर है उसमें कोरोजन काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है। तो एक बार आप ये डायग्राम भी देख लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, एनोडिक साइड में क्या रिएक्शन हुआ आपने देखा, ये जो आयरन 2 पॉजिटिव यहाँ बना है, ये क्या कर रहा है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है, ठीक है। और कैथोडिक साइड में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है या जो वाटर है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और यहाँ आपको क्या मिलता है, H पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। H पॉजिटिव फिर आपने देखा H बनता है, और ओवरऑल रिएक्शन अगर आप कैथोडिक साइड में देखो तो आप यहाँ देखते हो कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ही चेंज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। हमने केवल जो मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो यहाँ दिखाए हैं। तो देखिए ऑक्सीजन इज चेंजिंग इनटू H2O, सो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, सो इट इज़ व्हाट, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा जो इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी है कोरोजन की, वो देखिए। तो इसमें रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इन पर फोकस कीजिए। तो कोरोजन में होता क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल आयरन है Fe, वो किस में चेंज हो जा रहा है, Fe2O3 में। और Fe2O3 क्या है, एक पाउडरी सब्सटेंस है, ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस है। और अगर आप इसको मेटल सरफेस को रब करोगे तो ये पाउडर क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के देयर इज व्हाट, लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसलिए क्या है, जो कोरोजन है वो क्या है, इकोनॉमिकली ठीक नहीं है। ये जो भी आर्टिकल है मेटल का, वो क्या होता रहेगा, धीरे धीरे उसकी लाइफ ख़त्म होती रहेगी। तो आयरन का जो कोरोजन है या किसी भी मेटल का जो कोरोजन है, उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन बहुत ज़्यादा यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ब्रिजेस बनाने में यूज होता है, और कई जगह आपने देखा होगा घर बनाने में यूज होता है, और कई भी आर्टिकल क्या है हम आयरन के यूज़ करते हैं। तो अगर उनका कोरोजन प्रिवेंट नहीं किया तो धीरे धीरे जो आर्टिकल है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करता रहेगा, ठीक है। और हर साल कई सारा जो पैसा है वो खर्च होता है कोरोजन को प्रोटेक्ट करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या क्या मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 1 जो मेथड है वो है बैरियर प्रोटेक्शन। नाम से पता चल रहा है, बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब है, मान लीजिए ये आयरन का सरफेस है, तो आयरन सरफेस तभी क्या होगा, कोरोड होगा या इसका कोरोजन होगा, रस्टिंग होगा, जब ये क्या आता है, एयर प्लस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक होगा। तो अगर ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो क्या नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। तो हम क्या कर देते हैं, आयरन के सरफेस में एक और कोटिंग कर देते हैं किसी और सब्सटेंस की, मतलब एक बैरियर हो गया किसके बीच में, आयरन के बीच में, और जो डैम्प एयर है उसके बीच में एक बैरियर लगा देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। और वो बैरियर है क्या, बेसिकली वो है
बाय कोटिंग सरफेस विथ पेंट्स। आपने देखा होगा आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको पेंट किया जाता है, और सम केमिकल लाइक बिस्फिनॉल, या तो पेंट कर दीजिए या कोई केमिकल की लेयर अप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो मेटल है वो क्या नहीं आएगा, डैम्प एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। दूसरा, बाय अप्लाइंग थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस। तो ऑयल और ग्रीस को अप्लाई करके भी क्या किया जा सकता है, जो कोरोजन है उसको रोका जा सकता है। तीसरा, द मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ मेटल्स लाइक टिन, मेटल, निकल, जिंक, क्रोमियम। जो आयरन का सरफेस है उसके, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस पर कुछ और मेटल की कोटिंग कर देते हैं। टिन की मतलब अब एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में टिन की लेयर होगी, आयरन की नहीं होगी, या निकल, जिंक एंड क्रोमियम। तो ये क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता ये लगभग ऐसा ही एक है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो नाम से पता चल रहा है सेक्रीफिशियल का मतलब किसी और मेटल का हम कोरोजन करवाएंगे, किसी और मेटल की हम रिएक्शन करवाएंगे विद द डैम्प एयर, बट आयरन की नहीं होने देंगे। तो क्या है ये प्रोसेस, in this process by covering the object with a layer of metal more reactive than iron। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल, उसकी एक लेयर हम आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अभी डैम्प एयर के कांटेक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर जिंक की लेयर से कवर करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो अभी कांटेक्ट में कौन आएगा, जिंक। ये स्पेसिफिकली जिंक की जब हम लेयर चढ़ाते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको पता है जो जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जब तक ये जिंक की लेयर रहेगी आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, तब तक आयरन का कोरोजन नहीं होगा। एज लॉन्ग एज इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन इज नॉट रस्टेड। एज लॉन्ग एज इट का मतलब है यहाँ पर जिंक। तो जिंक का हम यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, अब आप देखिए और इसमें थोड़ा डिटेल हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर जो हमने आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस में जो जिंक की लेयर अप्लाई की है, लेयर अप्लाई करने के बाद अगर क्या होता है, मेटल के सरफेस में एक बहुत छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। मान लीजिए ये मेटल की सरफेस है, आयरन का सरफेस है, और इसके क्या है, इस पर क्या है, हमने जिंक की लेयर अप्लाई की है। अब पूरा ये लेयर अप्लाई करने के बाद मान लीजिए ये पूरा है, इसमें एक छोटा सा स्क्रैच पड़ता है। ठीक है, एक स्क्रैच अगर इसकी सरफेस में पड़ जाएगा तो क्या होगा, देखिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लीजिए ये पूरा ही क्या है, मेटल ऑब्जेक्ट है, और ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये एक स्क्रैच है। तो स्क्रैच होने का मतलब है दोनों लेयर अब क्या होंगी, एयर के कांटेक्ट में आएंगी। दोनों लेयर का मतलब है जो अंदर से आयरन की लेयर थी वो भी, और जो जिंक की लेयर थी वो भी। क्योंकि स्क्रैच है मतलब बहुत कम सरफेस क्या आएगा, डैम्प एयर के कांटेक्ट में आएगा, और लिमिटेड एयर ही मेटल के कांटेक्ट में आ पाएगी। तो होगा क्या, देखिए, इफ सम स्क्रैचेज अकर ऑन द सरफेस ऑफ द गैल्वेनाइज्ड आयरन, इवन देन आयरन विल नॉट रस्टेड। बहुत छोटा सा स्क्रैच आने पर क्या होगा, आयरन भी डैम्प एयर के कांटेक्ट में आएगा, जिंक भी डैम्प एयर के कांटेक्ट में आएगा, बट इसके बावजूद भी आयरन का रस्टिंग नहीं होगा, या आयरन डैम्प एयर से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ही मेटल के कांटेक्ट में आ पा रही है, तो लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही होगी, बहुत कम, और मॉइस्चर भी कम होगा। तो उस वक्त क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट कर जाएगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या है, जिंक। ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक रिएक्शन कर जाएगा, बट आयरन नहीं करेगा। तो देखिए, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.76, और आयरन का है -0.44। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए, तो जिंक का होगा 0.6 वोल्ट, और आयरन का होगा 0.44 वोल्ट। तो मतलब जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज, तो ये वाला रिएक्शन बहुत आसानी से होगा, Zn चेंजिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इन कंपेरिजन टू Fe चेंजिंग इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
तो हमें ये देखना है, लिखा तो हमने ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, बट रिएक्टिविटी के लिए मेटल के केस में हम देखते हैं कितना इजीली वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब है वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन कर देता है। तो ये एक मेथड था। तीसरा मेथड देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या है दोस्तों, हम क्या करते हैं, द आयरन आर्टिकल इज कनेक्टेड विद मैग्नीशियम। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, आयरन को कनेक्ट कर देते हैं विद मैग्नीशियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, आयरन नहीं होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, और ये मेथड बेसिकली यूज होता है जो अंडरग्राउंड पाइप हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पाइप भी आयरन के ही होते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द रस्टिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द स्टील पाइप इज कनेक्टेड विद अ मोर एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, ठीक होगा। और मैग्नीशियम से कनेक्ट करने की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, एक आयरन मैग्नीशियम वोल्टाइक सेल बन जाता है। तो आयरन और मैग्नीशियम वोल्टाइक सेल बना, तो आयरन और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको पता है जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है। तो मैग्नीशियम का देखिए, ये स्टील पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप, इसको सीधा सीधा क्या कर दिया गया है, एक मैग्नीशियम रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है, और वो मैग्नीशियम रॉड आपको ग्राउंड के बाहर भी दिखाई दे रहा है। पाइप तो पूरा अंडरग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड के नीचे की बात हो रही है, राइट। तो मैग्नीशियम रॉड से जब कनेक्ट किया तो मैग्नीशियम रॉड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और मैग्नीशियम चेंज हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ रिडक्शन रिएक्शन होगा, और रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का वाटर का। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और आयरन की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव मिल रहा है, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये काफ़ी वक्त तक ये प्रोसेस हो रहा है, तो मैग्नीशियम जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम के वेट में क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा। जब मैग्नीशियम काफ़ी कम रह जाएगा तो सिंपली क्या करना है, इस रॉड को चेंज कर देना है। इस रॉड को चेंज कर देंगे, दूसरी रॉड यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या होगा, वो रॉड चेंज करना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू पूरा स्टील का जो अंडरग्राउंड पाइप है उसको चेंज करना, ठीक हो जाएगा। तो लिखा भी है, रिप्लेसिंग द मैग्नीशियम रॉड इज इजियर देन डिगिंग अप द पाइप। तो ये है आपका पास कौन सा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसके बाद एक लास्ट मेथड देखिए, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। नाम से पता चल रहा है एंटी रस्ट सोल्यूशन का क्या मतलब है। देखिए कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट्स, तो ये क्या है, कुछ सॉल्ट है जिनका नेचर कैसा है, एल्कलाइन है, मतलब बेसिक नेचर है, और बेसिक नेचर की वजह से ये सोल्यूशन में से जो रिएक्शन हो रही थी उसमें से H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं। आपको पता है H पॉजिटिव आर एसिडिक, तो उस H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं और रस्टिंग क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। आप देखिए अगर H पॉजिटिव होंगे ही नहीं तो कैथोड में रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। जब H पॉजिटिव होंगे ही नहीं तो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ रस्टिंग में देखा था, कैथोड पर क्या होता है, H पॉजिटिव चेंज हो जाता है आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू H, और फिर कैथोड की रिएक्शन होती है। तो अगर वो H पॉजिटिव अवेलेबल ही नहीं होगा तो कैथोड की रिएक्शन होगी ही नहीं, और कैथोड की रिएक्शन होगी नहीं तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और ओवरऑल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही थी उसमें क्या था, आयरन वॉज चेंजिंग इनटू आयरन 2 पॉजिटिव आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रस्टिंग एंड और कोरोजन एंड द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो हमने देखा क्या क्या मेथड है, आप एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज़ करके रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन से कर सकते हो,
उसके बाद हमने कहा था जो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है उससे कर सकते हैं और बैरियर प्रोटेक्शन उससे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ रस्टिंग। तो ये जो केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोरोजन एंड मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है इसका थियरी पार्ट फिनिश होता है और अगले पार्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, राइट। सो अगर आप लोगों का कोई डाउट है इस पूरे चैप्टर में तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।